गाइस, कैसे हो सब लोग। शायद सब ठीक ही होंगे, घर पर होंगे, सेफ रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले अपनी 11th क्लास की मैथ की पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी, चैप्टर फर्स्ट की। आज मैं वहीं से आगे पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैंने उस दिन एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराया था पूरा, और मेरा टाइम हो गया था उस टाइम। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से आज कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का सेट्स के बारे में डिटेल से समझा रहा था। इसी सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। 1 मिनट में आपका ब्रूफ ले लेता हूँ। जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको समझाता भी चलूँगा। जैसे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि लेट ए इक्वल टू, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक सीरीज। यहाँ आपके पास में जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस में इन दो साइनों में से भरना है। मैंने आपको इन दोनों साइनों का मतलब बताया था। इस साइन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो हम इस साइन का यूज करते हैं। अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम डज नॉट बिलोंग टू का साइन का यूज करते हैं। तो बिलोंग्स टू का साइन और डज नॉट बिलोंग टू का साइन समझ में आ गया। बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है आपका, ये होता है, और डज नॉट बिलोंग टू का साइन क्या होता है, बस आपके बिलोंग्स टू के साइन पर क्रॉस साइन लगाना है। जैसा कि अब आपके पहले सवाल में देखते हो कि 5 इस सेट के ए सेट के भीतर है। हाँ जी साहब है, तो हम कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू अ ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू अ ए। इसी तरीके से 8 इस सेट के भीतर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। फिर उसके बाद 0 इस सेट के भीतर है, नहीं है, तो क्या कहेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। इसी तरीके से 4 इस सेट के भीतर है। हाँ जी, 4 इस सेट के भी अंडर है, तो हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू अ ए। इसी तरीके से 2 इस सेट के अंडर है। हाँ जी साहब, 2 इस सेट के अंडर है, तो 2 बिलोंग्स टू अ ए। इसी तरीके से आप देखते हो कि 10 इस सेट के अंडर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। तो जाहिर सी बात है आपको ये सवाल समझ आया, वो बहुत ही इजी सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपके सामने कुछ सेट्स दिए होंगे, उनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा फॉर्म होती है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो एलिमेंट्स उस सेट के अंडर आते हैं उन सभी एलिमेंट्स को उसमें लिखते हैं और कॉमा के द्वारा उनको सेपरेट करते हैं और मिडिल ब्रैकेट के द्वारा उनको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आपका पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट। मैंने आपको कल बताया था x की जो डेफिनेशन बताता है, यहाँ a x एलिमेंट का सेट है। अब x की वो डेफिनेशन बोलता है कि x कैसा है, x इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर इक्वल x लेस देन 7। वो कहता है कि x इज एन इंटीजर, x एक आपका क्या है, इंटीजर है। अब आपको पता है इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन x की जो कंडीशन दी है कि x की जो कंडीशन है वो -3 से ग्रेटर है, -3 से क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है, और x की वैल्यू जो है 7 से कम है, और आपको उन इंटीजर का सेट लिखना है। तो आपको पता है जब आप नंबर लाइन देखते हो तो नंबर लाइन पर जैसे कि आप देखते हो कि बीच में 0 होता है, इधर -3, इधर -2, इधर -1 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो आपको कहता है कि -3 और 7 के बीच आपको इंटीजर लिखने हैं। जैसा कि आपको पता है कि इक्वल का साइन भी लिखा है, तो कहने का मतलब इस सेट के अंदर -3 एलिमेंट भी आएगा, क्योंकि आपको ए एक्स जैसे उन एलिमेंट का सेट है जो -3 और 7 के बीच में इंटीजर हैं, और एक कंडीशन और बोलता है कि -3 एक्स के इक्वल भी है, तो इसका मतलब -3 इसमें होगा। और उसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। क्या 7 इसके अंडर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 7 के साथ उसने इक्वल नहीं दिया है, 7 के साथ उसने इक्वल नहीं दिया है।
आपका 7 से छोटा दिया है। 7 से छोटा क्या होता है? इंटीजर 6 होता है। सेकंड सवाल पे चलते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। सेट इज अ वेरी सिंपल। सेट बहुत सिंपल है। अगर इसको आप समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे तो ये आपके बहुत बड़े लेवल तक आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप बीएससी में मैथ को पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बहुत स्टैंडर्ड से सेट थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एकदम बहुत बड़े लेवल पे पढ़ना होता है, जो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ से साइनों को भूलना नहीं है। जितने भी आप साइन यहाँ पढ़ोगे उन साइनों का वहाँ पर एक बेसिक टर्म के रूप में यूज किया जाएगा, इसलिए सभी टर्म का, सभी साइन का विशेष ध्यान रखना है। और अपने बोर्ड एग्जाम का तो ध्यान रखना ही रखना है। आप ये मत सोचने के चलना कि बोर्ड एग्जाम तो 12th है तो 11th पढ़ने से क्या फ़ायदा। याद रखना, जब तक आप 11th को ठीक से नहीं समझोगे तो बोर्ड जो 12th है, 12th की मैथ समझना इम्पॉसिबल है। अगर आप मैथ को सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको मैथ बहुत अच्छी लगेगी। जैसे ही आप मैथ की चेन को ब्रेक करोगे, मैथ आपको अच्छी लगना बंद हो जाएगी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आपको सेकंड सवाल में क्या लिखा है? पहले तो मुझे ये बताइए, जो ए आपके पास में जो सेट लिखा था एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मैंने आपको सेट रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म बताई थी, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म है? तो आप सबको पता होना चाहिए, तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि आपको उस एलिमेंट के अंदर एक सिंगल यूनिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ इसने कॉमन प्रॉपर्टी लिख के दिखा दी कि एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर और इक्वल है और 7 से स्मॉल है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट सवाल में लिखा है कि बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपसे कहता है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, बट लेकिन कंडीशन क्या दी थी? आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दी थी कि लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे। अब 6 से छोटे कौन कौन हो जाएंगे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इक्वल नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि 6 नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मीनिंग क्या हुआ कि आपको ऐसे एलिमेंट का सेट लिखना है c, जिसमें उस दो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, वो कैसा नंबर है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। सच दैट इस प्रकार है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब जो आप नेचुरल नंबर लिख रहे हो उसकी डिजिट्स का अगर हम सम करें वो कितना होता है आपका? 8 होता है। कितना होता है आपका? 8 होता है। तो आप 2 डिजिट कोई नंबर लिखना चाहते हो और उसके डिजिट्स का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो सबसे छोटा अगर 2 डिजिट का वो नंबर लिखें और जिसके डिजिट्स का सम 8 हो, तो सबसे स्मॉल नंबर क्या होगा आपके पास में? 17 होगा, 17 होगा। नेक्स्ट नंबर आपको सोचने से पहले बस आपको कुछ नहीं करना, एक इधर बढ़ाना है, एक उधर कम कर देना है। मतलब आपको यूनिट में तो आपको एक घटा देना है और आपको क्या करना है? टेंस में एक जोड़ देना है। तो 1 में 2 जोड़, 1 की जगह 1 कर दिया तो 7, 6 कर दिया तो 26 हो गया। ऐसे 2 की जगह 3 कर दिया तो 6 की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे 3 की जगह 4 कर दिया, 5 की जगह 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 की जगह 5 कर दो, 4 की जगह 3 कर दो। तो आप देख रहे होंगे कि 17 हुआ, 26 हुआ, 35 हुआ, 44 हुआ, 53 हुआ, 62 हुआ, 71 हुआ। इन सभी टर्म में आपके यूनिट डिजिट्स का सम कितना होगा? 8 होगा। अब आपने यहाँ पर एक थोड़ा सा एक नंबर और रह गया। आपको पता है कि 71 के बाद एक 2 डिजिट नंबर 80 होता है, जिनके डिजिट्स का सम कितना होता है? 88 होता है। बिल्कुल दिखा दें, 8 + 0 8 होगा। तो इसमें सेट में मैं भूल गया था, इसमें इंक्लूड कर लेना, 80 भी होगा एक नंबर। क्या और कोई नंबर बचा है? अगर कोई और नंबर बचा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस 80 नंबर को प्लीज इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, मैं भूल गया था उस टाइम। समझ आया होगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। वो कहता है कि x के उन एलिमेंट का सेट लिखना है, वो क्या है आपके पास में? प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर? अब प्राइम नंबर तो आपको पता है काफ़ी सारे होते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है,
आप 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो एक तो एक से डिवाइड होते हैं और सेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर? एक तो एक से डिवाइड होते हैं और सेल्फ नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 प्राइम नंबर है, हाँ जी 2 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि एक से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो एक से और 2 से दोनों से डिवाइड है तो प्राइम नंबर है। अगर 3 प्राइम नंबर है तो सब 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि एक से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। क्या 4 प्राइम नंबर है? चेक करते हैं। 4 को आप चेक करते हो तो 4 एक से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है। तो कहने का मतलब वो नंबर जो केवल एक से डिवाइड हो और सेल्फ नंबर से डिवाइड हो, उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये 1 2 3 3 नंबर से डिवाइड है, तो हमें केवल कितने नंबरों से डिवाइड होना चाहिए? केवल एक से और सेल्फ नंबर से। तो कहने का मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास में 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको ऐसे प्राइम नंबर का सेट लिखना है विच इज डिवीजर ऑफ 60। मतलब कहने का ये है कि हमें उन प्राइम नंबर का सेट लिखना है जो 60 में भाग दे सकते हैं, जो 60 में भाग दे सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है 2 है, तो 2 से 60 में डिवाइड चला जाता है 30 बार। तो आप कह सकते हो कि 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 इस सेट में आएगा। अब अगला प्राइम नंबर चेक करते हैं 3। 3 से 60 में डिवाइड चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है 3 से जब 60 में डिवाइड चला जाता है तो आपका 3 भी प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से आप देखते हो कि 5 अगला प्राइम नंबर होता है, तो 5 से भी 60 में डिवाइड चला जाता है, तो मीन्स 5 भी आपका इसी सेट के भीतर होगा। अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7। 7 से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, क्योंकि आप कहोगे 9 प्राइम नंबर है, नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर होने के लिए 1 से डिवाइड होना चाहिए या सेल्फ नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब आप 11 प्राइम नंबर से देखते हैं, 11 प्राइम नंबर से 60 डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 11 से नहीं होगा। बात समझ आ रही होगी आपकी। इसी तरीके से अगर हम अगला प्राइम नंबर चेक करते हैं 13, तो 13 से 60 डिवाइड नहीं होता, तो 13 भी सेट में नहीं आएगा। अगला प्राइम नंबर क्या हुआ 17। 17 से 60 डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 17 से नहीं होगा, 17 पूरा 68 होता है। अगला प्राइम नंबर क्या होता है 19। 19 से 60 डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या अगला प्राइम नंबर 21 नहीं होता, 23 होता है। 23 होता है, क्या 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार 25 नहीं होता प्राइम नंबर, 27 प्राइम नंबर नहीं होता, 29 प्राइम नंबर होता है, क्या 29 से 60 डिवाइड होता है? नहीं होता। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 31। 31 से हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुगने का जो सिस्टम होता है कि 30 टू जब 60 होते हैं, तो कहने का मतलब 31 से 60 तक कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 को डिवाइड करे। तो कहने का मतलब आपके पास में 2 3 5 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। आशा है मुझे आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है उसमें जो सभी लेटर्स हैं उनका आपको सेट लिखना है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में टी शब्द है, आर शब्द है, आई है, जी है, ओ है, एन है। ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने आपको जब रोस्टर फॉर्म समझाई थी तो रोस्टर फॉर्म में ये समझाया था कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता है। और सेकंड बात ये समझाई थी उनमें सीक्वेंस क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। हम इस क्रम को उल्टा सीधा जैसा भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, इसका कोई भी रोस्टर फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ आई है आपके बात? रोस्टर फॉर्म की मैंने 2 नोट पॉइंट करके दिखाए थे आपको पहली वीडियो में। जिसने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले 11th क्लास की पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो 11th क्लास की जब मैंने पार्ट 1 वीडियो पढ़ाई थी उस वीडियो में मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम ना तो एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं और उनके सीक्वेंस से आपके सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो हमने ओ को रिपीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास में एम आता है, फिर ई आता है, ई अब तक यूज नहीं किया, टी पहले ही आ चुका है तो टी को नहीं लिखेंगे। फिर आर और फिर बाई, सॉरी नहीं, आर पहले आ चुका है, देखो आर आपका पहले आ चुका है, टी के बगल में आर लिखा हुआ है तो आर को नहीं लिखेंगे। जो लास्ट टर्म आपके सामने लिखा हुआ बाई है, लास्ट टर्म क्या आपके सामने बाई है। तो रोस्टर फॉर्म की प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी, इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होना था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड्स बेटर। वो कहता है कि जो बेटर वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है उसमें जो सभी लेटर्स हैं उनका आपको सेट लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि बी है इस सेट की, इस लेटर वर्ड में ई है, टी है, लेकिन टी अगेन आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं होता तो टी को एक ही बार लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म ई है तो ई आपने पहले लिख लिया तो ई को नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है आर, तो कहने का मतलब बेटर को बनाने वाले शब्द में लेटर्स कौन कौन से हैं, बी है, ई है, टी है और आर है। समझ आया होगा, इजी सवाल है, बिल्कुल सिंपल है, आपकी बहुत सिंपल कहानी है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है कि राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके सामने जो लिखा हुआ है, आपको जो सेट लिखे हुए होंगे उनको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आपको ये चीज़ बताई थी कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि उनके भीतर क्या सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी तो हम आराम से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक एक सवाल समझते हैं। जैसा कि पहले सवाल में लिखा है कि 3, 6, 9, 12 पहले सेट के एलिमेंट में क्या क्या है, 3, 6, 9, 12। जैसा कि आप देख, हाँ सॉरी गाइस, कुछ काम से जाना पड़ा था। जैसा कि आपके पास सवाल में आपको क्या कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब आपको लिखता है तो जैसे कि पहले सेट में एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, 3, 6, 9, 12 दे रखे हैं। तो आपको इनके भीतर सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पता करना है। अब सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी देखते हो आप गौर से, जब देखते हो कि ये 3, 6, 9, 12 जो लिखे हुए हैं 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, कहने का मतलब क्या है कि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो x सच दैट, अब x की डेफिनेशन लिख देंगे कि x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि आपको पता है कि x क्या है, 3 के मल्टीपल है। x क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब कैसे मल्टीपल है, पहले 4 है। कौन से मल्टीपल है, पहले 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जब हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट क्या लिखे हुए, 2, 4, 8, 16, 32 क्या लिखे हुए हैं, 2, 4, 8, 16, 32। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके अंदर सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी चेक करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसको 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम क्या कहेंगे कि x सच दैट x बराबर क्या है 2 की पावर n, x क्या बराबर 2 की पावर n। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स, अब यहाँ पर जो n क्या है देख रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि आपको पता है कि n एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि n ऐसा एलिमेंट है जो सेट n में बिलोंग करता है। अब सेट n किसका था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो n कैपिटल N सेट जो होता है वो किसका होता है, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो हम इतना लिखने के बाद, लेकिन यहाँ n की कंडीशन भी तो बतानी पड़ेगी कि n की वैल्यू कहाँ तक आ रही है। आप देख रहे हो कि n की वैल्यू हमें 5 तक चाहिए, तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, वो 6 से छोटा होना चाहिए। एक बार और समझते हैं इस सवाल को अच्छे से। आपके पास सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32। फिर हमने इसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी देखी तो हमें पता चला कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो x सच दैट x बराबर 2 की पावर है। जैसा कि आपको दिख रहा है जो पावर है 1, 2, 3, 4, 5 है, नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो पावर में n लिखा है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर है। तो n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू n।
जब वेयर n बिलोंग्स टू n लिखा, फिर आपने देखा कि इसमें जो वैल्यू है वो 5 तक डिफाइन है, जो नेचुरल नंबर आपको चाहिए वो 5 तक चाहिए। तो कहने का मतलब एंड हम लिखेंगे कि n की वैल्यू जो है 6 से छोटी है। अब n की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी है। अब आपके सवाल समझ आया होगा। अगर आपके सवाल समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको 8445654900, मैं आपके लिए अगेन नंबर लिखता हूँ 8445654900। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलो आगे समझते हैं। जैसा कि आपके सामने नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स क्या लिखे हुए हैं, 5, 25, 125, 1625। तो हमने जब इसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को चेक करना चाहा तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। तो हम कह सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, क्योंकि 5 की पावर की फॉर्म में ही तो लिखे हुए एलिमेंट। तो x बराबर 5 की पावर n। अब यहाँ देख रहे हो कि पावर क्या है, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब n किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आई होगी। फिर आप देखते हो कि लेकिन n की जो वैल्यू है वो 4 तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 4 तक जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास में नेचुरल नंबर है वो 5 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। वहाँ 5 तक जाती थी तो 6 से छोटे होने चाहिए, या 4 तक जाती तो 5 से छोटे होने चाहिए। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपके सामने क्या लिखे हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या दिए, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये कहानी इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आप देख रहे होंगे कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या है ये, आपके पास में x कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, क्योंकि सारे नंबर्स जो है 2 से डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है आपके सामने कि 1 एलिमेंट्स है आपके पास में 1 4 9 अप टू 100 तक। हम इसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू, अब यहाँ पर जो नंबर चेंज हो रहा है वो आपका बेस चेंज हो रहा है। जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, अप टू 10 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है। नंबर्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो हमने क्या मान लिया कि x किस फॉर्म में है, n स्क्वायर की फॉर्म में है। सच दैट n क्या होगा यहाँ पर, अब नेचुरल नंबर को बिलोंग करना है, क्योंकि 1 है 2 है 3 है अप टू 10, n नेचुरल नंबर को बिलोंग है ये। पर लेकिन अब आप ये भी देख रहे हो जो नेचुरल नंबर है वो 10 तक है। 10 तक है तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर किससे छोटे होंगे, 11 से छोटे होंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हैं आप कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, विच इज लेस देन 11, जो क्या है 11 से कम है। मुझे आशा है आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये। पता नहीं लास्ट है, अभी चेक करके बताएंगे लास्ट है क्या है। क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, अब दिख रहा होगा आपको ठीक से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, हमको सभी एलिमेंट्स को यहाँ लिस्ट करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो आपके सामने सेट दिए होंगे उन सभी सेट के आपको सभी एलिमेंट्स को क्या करना है, यहाँ लिस्ट करना है। जैसा कि आपके पहले क्वेश्चन में लिखा है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या दिया है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x उन एलिमेंट का सेट है जो ऑड है और नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑड कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफिनिट तक।
आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स की जो वैल्यू बिलोंग करती है -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से छोटी है। अब इंटीजर है, आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। हम इंटीजर की अगर नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है कि 0, -1, -2, इधर -2, इधर -3, ऐसी तो होते हैं। इधर की साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि -1/2 आएगा कहाँ। अब आपको पता है कि -1/2 0 और -1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा। ऐसे ही 9/2 कहाँ आएगा? 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4 राइट 1/2, 4 राइट 1/2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 4 और 5 के बीच में आएगा। ये किस में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। तो कहने का मतलब जो आपके सामने दो ग्रीन टिक लगे हुए हैं, इनके बीच के आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं। इक्वल का साइन है नहीं, इक्वल का साइन होता तो ये भी इंक्लूड होते, नहीं सॉरी, अगर इक्वल का साइन भी होता ना तो भी ये इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको इंटीजर लिखने हैं सेट के भीतर, और आपको पता है होल ये 1/2 9/2 इंटीजर नहीं होते। इंटीजर होने के लिए संख्या को अपने आप में होल होना पड़ता है, अपने आप में पूर्ण होना होता है। जैसे कि -2 अपने आप में पूर्ण है, -3 अपने आप में पूर्ण है। अगर मैं 1.7 लिख दूं 1.7, तो ये अपने आप में संख्या पूर्ण नहीं है। संख्या को पूर्ण होने के लिए या तो 1 होना पड़ेगा या 2 होने पड़ेगा। आपको समझ आ रही होगी बातें। तो -1/2 और 9/2 के बीच में जो इंटीजर होंगे, तो ग्रीन टिक के बीच में जो इंटीजर आपके सामने लिखे हुए हैं वही इंटीजर तो होंगे। तो 0 1 2 3 4 इंटीजर होंगे। समझ आया होगा। तो -1/2 कहाँ होगा? 0 और -1 के बीच में होगा। 9/2 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि x इज एन इंटीजर x सच दैट, डेफिनेशन क्या दी कि x उन एलिमेंट का सेट है कि x क्या है? इंटीजर है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन दी थी कि x का अगर स्क्वायर हम चेक करते हैं वो लेस देन और इक्वल 4 होता है। x के स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो लेस देन और इक्वल क्या होती है? 4 होती है। अब इंटीजर तो आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर मैं सबसे पहले इस सेट में अगर मैं इंटीजर की लाइन देखता हूँ तो इंटीजर की लाइन क्या होती है आपके पास में? 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो अगर मैं सबसे पहले 0 इंटीजर को चेक करता हूँ, किसको चेक करता हूँ? 0 इंटीजर को चेक करता हूँ, तो उसका स्क्वायर अगर 4 से कम है और 4 के इक्वल है तो वो इस सेट में बिलोंग करेगा नहीं करेगा? क्योंकि डेफिनेशन में उसने क्या है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है? इंटीजर है। और जो उसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो 4 से छोटी होनी चाहिए और 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इंटीजर 0 उठाता हूँ तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। तो क्या 0 4 से छोटा नहीं है? जी साहब 4 से छोटा है। तो कहने का मतलब 0 क्या हो जाएगा? इस सेट में आएगा, 0 इस सेट में आएगा। इसी तरीके से मैं पॉजिटिव 1 को चेक करता हूँ तो x बराबर 1 चेक, यहाँ पर मैंने x बराबर 0 को चेक नहीं किया है तो आप x बराबर 0 यहाँ लिखना। इसका मतलब 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 0, 0 इज लेस देन इक्वल 4। इसका मतलब 0 क्या होगा? इस सेट में बिलोंग करेगा। इसी तरीके से जब मैंने 1 को चेक किया तो x इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे इस 1 को अगर इस सेट में एग्जिस्ट कराना है तो उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए इस कंडीशन को देखते हुए। तो जैसा कि आपने देखा कि 1 स्क्वायर क्या आपके पास में 1 है जो 4 से छोटा है, तो कहने का मतलब सेट में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से x बराबर -1 को चेक करते हैं। x बराबर -1 को जब हमने लिया तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। तो 1 क्या होता है? लेस देन इक्वल 4 है। तो कहने का मतलब -1 भी इस सेट में एग्जिस्ट करेगा, एक 0 एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से जब हमने 2 एलिमेंट लिया तो 2 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 के इक्वल है तो इस सेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 4 के इक्वल भी होना चाहिए या 4 से लेस होना चाहिए। या कंडीशन क्या दी है? स्क्वायर की कंडीशन ये दी है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है या तो 4 से स्मॉल होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर x पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं -2 ले लूँ, अगर सॉरी नेगेटिव इंटीजर -2 ले लूँ तो इसका स्क्वायर कितना आएगा आपका? 4 आएगा।
इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो स्क्वायर जब 4 आएगा तो वो पता है कि 4 के इक्वल है। तो कहने का मतलब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 0, 1, -1, 2 और -2। इस सेट में 0 एलिमेंट रह गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने सवाल लिखा हुआ है कि D = X such that X is a letter in the word loyal। आपसे वो कहता है कि लॉयल जो आपके सामने वर्ड लिखा है इसमें जो लेटर हैं उनका सेट लिखना है आपको। तो लॉयल में जो वर्ड है उसमें जो लेटर हैं उनका सेट लिखना है। तो लॉयल में आप देखते हो कोई L लेटर आता है, O आता है, Y आता है, A आता है। L जो लेटर आता है वो लिख चुका है। क्यों लिख चुका है, आप जब सभी एलिमेंट्स को एक सेट के भीतर लिखते हो तो वो फॉर्म कौन सी कहलाती है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और रोस्टर फॉर्म के 2 नोटेबल पॉइंट मैंने बताए थे कि इसमें किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होता है और इसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि E = X such that X is a month of a year not having 31 days। हमें X महीनों का सेट है, एक साल के महीनों का सेट है, नॉट हैविंग 31 डेज, जो 31 डेज नहीं रखते हैं। क्या है, जो 31 डेज नहीं रखते हैं। तो आपको पता है कि 31 डेज कौन कौन से मंथ नहीं रखते हैं, फरवरी नहीं रखता है, अप्रैल नहीं रखता है, जून नहीं रखता है, सितंबर नहीं रखता है, नवंबर नहीं रखता है। इजी सवाल था, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है आपके सामने, सिक्स सवाल में आपके सामने लिखा है कि F = कि X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। वो कहता है कि X जो है कॉन्सोनेंट है, मतलब आपको कहता है कि X ऐसे एलिमेंट है जो कॉन्सोनेंट है, मतलब इसमें वोवेल की कहानी नहीं है। बट एक कंडीशन बोलता है विच प्रोसीड्स K, जो किससे पहले आते हैं, K से पहले आते हैं। तो अगर मैं K से पहले अल्फाबेट देखता हूँ तो A B C D E आते हैं सारे एलिमेंट्स। आपको पता है K से पहले कितने आते हैं, क्योंकि K 11 नंबर पे होता है तो उससे पहले 10 एलिमेंट आते हैं। फिर आपको पता है कि 10 एलिमेंट्स में से आपको कौन से एलिमेंट लिखने हैं, जो कॉन्सोनेंट हैं। तो ए तो वोवेल है तो ए को नहीं लिखेंगे, बी को लिखेंगे, सी को लिखेंगे, डी को लिखेंगे, ई को लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि वोवेल है, एफ को लिखेंगे, जी को लिखेंगे, एच को लिखेंगे, आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वोवेल है, और जे को लिखेंगे। बात समझ आई होगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन 6 में कि मैच द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म फॉर ईच अदर। आपको क्या करना है कि एक तरफ तो आपको रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। हमें बताना है कि किसकी रोस्टर फॉर्म किसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब रोस्टर फॉर्म जिस रोस्टर फॉर्म के लिए किसके लिए सेट फोल्डर फॉर्म है। तो पहला आपके पास में लिखा हुआ है कि 1 2 3 6, इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप देखते हो तो X इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। सबसे पहला आपको पता है कि क्या फर्स्ट ए से हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों, X इज ए प्राइम नंबर। सबसे पहली लाइन यहाँ पर आपको पकड़नी होगी, X इज ए प्राइम नंबर। आपको पता है कि यहाँ 1 जो दिया है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का मैच जो है ए से तो नहीं होगा। सेकंड में समझते हैं, सेकंड में क्या लिखा है कि X such that X is an odd number less than 10। अब वो कहता है कि X उन एलिमेंट का सेट है जो ऑड नंबर है। अब आप सेट में देखते हो कि इसमें 2 भी आ रहा है, तो कहने का मतलब ये 1 का B से मैच भी नहीं होगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या कहता है कि X such that X is नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। X क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, 6 का डिवीजर है। तो आपको पता है जैसा कि पहले में क्या लिखा है कि 1 से 6 डिवाइड होता है, 2 से 6 डिवाइड होता है, 3 से 6 डिवाइड होता है, 6 से 6 डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट का मैच किस पे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। इतनी बात समझ आई होगी। अब आपका सेकंड समझते हैं। अब सेकंड में क्या कौन से एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो 2 और 3 एलिमेंट के लिए पहले में अगर हम देखते हैं कि X इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। आपको पता है कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर है या सबसे छोटा, और डिवीजर ऑफ 6 के डिवीजर भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा, सेकंड का ए, फर्स्ट का 3। समझ में आया।
फिर कहता है थर्ड सवाल में जो मैथमेटिक्स आपके एलिमेंट MATHEICS जो लिखा हुआ है वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि डी ऑप्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो थर्ड का किससे मिलान हो जाएगा? डी से हो जाएगा। फोर्थ सवाल में आपके लिए लिखा है कि 13579। अब आपके लिए ऑप्शन कौन सा बचता है? बी ऑप्शन बचता है, इसका बी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो आपको पता है कि सारे ऑड नंबर और 10 से कम है। तो मुझे आशा है आपको सेट की पहली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट करके या मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करूंगा। आगे मिलेंगे सेट के अगली एक्सरसाइज से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।